नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति। विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति का किस प्रकार की है, इसके निर्धारक तत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सभी जो विषय हैं इनको हम प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भी हम इसे पढ़ेंगे और तृतीय वर्ष के आधार पर भी हम इसे देखेंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले हमने प्रस्तावना ली है, उसके बाद विदेश नीति का महत्व और उद्देश्य के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और विदेश नीति के निर्धारक तत्व जिसमें हम आंतरिक कारक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, आंतरिक या बाह्य परिस्थितियां भी हम कह सकते हैं, इन सबको लेकर हम चलेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी भयंकर घटनाएं हुई उसके बाद, और यूरोप और एशिया में क्रांतिकारी उलटफेर भी हुए और यूरोप में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी आए और एशिया में राष्ट्रीय भावना भी प्रबल रूप से जाग उठी थी। जापान भी एटमी बमों से घिर चुका था, काफी घायल भी हो चुका था और दुनिया शीत युद्ध की गिरफ्त में आ चुकी थी, जिसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो गुट बन गए थे और इनके सैनिक गुट नाटो, सीटो, सैंटो और वार्सा पैक्ट भी बन चुके थे। भारत अभी स्वतंत्र भी नहीं हुआ था और 23 मार्च 1947 को नई दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू जी ने कहा कि आजादी जीतने के बाद हासिल होती है, खैरात में नहीं मिलती। हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, हम उन सभी के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के मोहरे नहीं बनना चाहते। तो प्रिय विद्यार्थियों, गांधी जी ने आजादी मिलने से पहले ही उन्होंने यह संदेश पूरी दुनिया में दे दिया था कि हमें जो आजादी मिल रही है, मिलने वाली है, वो खैरात में नहीं मिली है। हमने इसके पीछे बहुत बड़े संघर्ष किया है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी का मोहरा बने और यह भी हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी अन्य देश के साथ सहयोग ना करें। हमारी जो संस्कृति है, सहिष्णुता की, सहनशीलता की, आपस में मेलजोल की, हम उसी के साथ ही आगे पूरे विश्व के साथ बन करके चलेंगे। अब बात आती है, भारत की विदेश नीति 1946 और 47 में ही विकसित हो चुकी थी और इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था निर्णय लेने की स्वतंत्रता। सबसे पहले बात आती है कि भारत जो है अपनी विदेश नीति को 46 में और 47 में जो है विकसित कर चुका था, निर्णय ले चुका था और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो लिया गया था वो वह था निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हर प्रकार से निर्णय ले सकें, इस प्रकार की हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। नेहरू जी के शब्दों में, हमें दुनिया के मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति बनानी होगी और महाशक्तियों का पिछलग्गू यानी मोहरा बनने की सदा घातक परिणाम हुए हैं, ऐसा हमें नहीं करना होगा। इसी कारण से गुटनिरपेक्षता का आधार स्तंभ उन्होंने बनाया। कहने का मतलब यह है कि नेहरू जी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के जो मामले हैं, विवाद हैं, उन सभी में हमको अपने आप को किस प्रकार से रहना है, स्वतंत्र रूप से रहना है। हमें किसी महाशक्ति का, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, उसका मोहरा नहीं बनना है, उसका पिछलग्गू नहीं बनना है। इसीलिए हमने जो नीति अपनाई है, गुटनिरपेक्षता की नीति, उसे ही आगे बढ़ाना है। विदेश नीति का दूसरा बड़ा पहलू था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अर्थात सभी देशों को चाहिए कि वे एक दूसरे की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करें और इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह की संस्कृतियां विद्यमान हैं और अलग अलग तरह के लोग हैं। इन सब के बावजूद भी हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना है, हर एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना है, उसकी अखंडता का भी हमें सम्मान करना है। हर देश की जनता स्वयं यह फैसला करेगी कि वह अपने विकास के लिए कौन सा मार्ग चुनती है। हर देश की जनता, मतलब जिस भी देश की जनता है, वह स्वयं फैसला करेगी, अर्थात उस देश में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, जनता की सहमति स्थापित होनी चाहिए कि वह किस मार्ग को लेकर के, किस विकास के मार्ग को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा अब आता है विदेश नीति का महत्व और उद्देश्य किस प्रकार से बताए गए हैं।
भारत में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को उन्नत करने और राष्ट्र के आपस में न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान तथा संधि उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान देना और किसी प्रकार का संधि है और उसका संधि के प्रति उत्तरदायित्व है उसकी भावना को भी उसकी भावना को भी सम्मान बनाए रखना, आदर करना, उनका सत्कार करना, ये सभी चीजें जो है हमारे भारतीय विदेश नीति में समाहित हैं। इसलिए हमने आज तक हर दूसरे राष्ट्र के साथ उसी प्रकार से एक दूसरे को सुरक्षित रखा है और एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया है। अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के विदेशी संबंधों का कार्यान्वयन निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों से संचालित रखा गया है। सबसे पहला आता है विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। भारत की विदेश नीति यह बताना चाहती है, यह अपना उद्देश्य बताती है कि वह कभी भी किसी भी देश के दूसरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और विश्व में अपनी शांति को और सुरक्षा को हर संभव बनाने का प्रयत्न करेगा। तो फिर विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी प्रकार का विवाद है तो यह प्रयास करेगा कि वह मध्यस्थता के द्वारा उस विवाद को निपटाने के लिए हर संभव कोशिश करे। सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना होगा। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य यह है कि वह अन्य राज्यों या राष्ट्रों के बीच में परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाएगा, एक दूसरे का सम्मान करेगा, उनको इज्जत देगा, उनका आदर करेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में हुई संधियों के पालन के प्रति भी वह आस्था बनाए रखेगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बताया, ये इंट्रोडक्शन में भी हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए जाते हैं वह उन कानूनों के प्रति भी सम्मान रखेगा और उस कानून के माध्यम से किसी प्रकार की अगर संधि वार्ता होती है तो उसके प्रति भी वह आस्था रखेगा। सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखेगा और ऐसी गुटबंदियों को निरुत्साहित करेगा। सैनिक गुटबंदियों से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सैनिक गुटबंदियों से तात्पर्य यह है कि जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो इन संधि गुटों का निर्माण किया था जिसमें नाटो प्रमुख था और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नाम से संधि करी थी, वह भी सैन्य संधि थी। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि इन सैन्य गुटों से, सैन्य समझौतों से, गुटबंदी से वह दूर रहेगा और इन सभी को वह निरुत्साहित करेगा, उनका उत्साह नहीं बढ़ाएगा। उपनिवेशवाद का चाहे वे कहीं भी किसी भी रूप में हो उग्र विरोध करेगा। भारत का कहना यह है कि उपनिवेशवाद अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर यह उपनिवेशवाद अगर किसी भी देश के साथ होता है या किसी भी देश में परिस्थापित होता है तो वह हर संभव उसका विरोध करेगा और वह नहीं चाहेगा कि कोई देश किसी अन्य देश के नियंत्रण में उपनिवेश बने। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को भी निरुत्साहित करेगा। वही बात, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी, चाहे वह आर्थिक साम्राज्यवाद हो, चाहे वह राजनीतिक साम्राज्यवाद हो, चाहे वह सामाजिक साम्राज्यवाद हो, चाहे वह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो, वह हर प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को भी निरुत्साहित करेगा, मतलब उसको प्रोत्साहन नहीं देगा, उसका विरोध करेगा। अब विद्यार्थियों, अब अगला उद्देश्य आता है उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों। उन देशों की जनता की मतलब वे देश जो जनता उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित है, उस जनता की, उस देश की जनता की वे सहायता करेगा। विश्व तनाव में कमी करेगा। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है, महत्व ये है कि वह विश्व में अगर तनाव चल रहा है किसी प्रकार का तो वह मध्यस्थता के द्वारा उस तनाव को कम करने का प्रयास करेगा। न्याय तथा ईमानदारी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा सहयोग का अधिक सम्मान ढांचा बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जिस प्रकार से वह सम्मान करेगा उसी प्रकार से पूरे विश्व में भी देशों के मध्य न्याय और ईमानदारी के आधार पर आर्थिक व्यवस्था जो है उसको कायम
रखेगा। विश्व राजनीति में समान भागीदारी की प्राप्ति के लिए तीसरे विश्व में एकता और भाईचारे को प्रोत्साहन देगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, विश्व राजनीति में, वैश्विक राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समान भागीदारी की प्राप्ति के लिए मतलब हर एक देश अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, इसके लिए वह तीसरा विश्व किसे कहते हैं? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं, इन सभी में एकता और भाईचारे को प्रोत्साहित करेगा। अतः इन उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है विद्यार्थियों कि भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संबंधों, शांति और समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भाव की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसके साथ ही वह अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपना मित्र व सहयोगी बनाएगा। अतः विदेश नीति का यही लक्ष्य है, अर्थात विदेश नीति का उद्देश्य यही है कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता की रक्षा करना और राष्ट्र के लिए एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना जिससे कि बाहरी देश आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से हमें सहयोग दें और हम उन्हें सहयोग दें। और भारत की विदेश नीति में आदर्श और यथार्थ दोनों का मेल देखने को मिलता है। हमारी भारत की प्राचीन परंपराएं भी इसी प्रकार का ही उद्देश्य लेकर चलती हैं कि पूरे विश्व के अंदर वह शांति और सहयोग स्थापित करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुछ प्रमुख प्रश्न लेकर के आए हैं, जिनमें प्रमुख प्रश्नों में हम इस स्लाइड में, इस वीडियो में जो हमने आपको बताए हैं उसके आधार पर कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। देख सकते हैं हम, भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण पक्ष क्या था? भारत की स्वतंत्र विदेश नीति कब विकसित हुई? आजादी जीतने के बाद हासिल होती है, खैरात में नहीं मिलती है, यह कथन किसका था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से क्या अभिप्राय है? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब और कहाँ किया गया? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इन सभी का उत्तर आपको देना है। अब हम भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, इन सभी को इस विषय को लेकर के हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।